विलेन के वार्ड में इस वक्त विलेन और नूर के साथ डॉक्टर भी मौजूद थे, जो विलेन का चेकअप कर रहे थे। विलेन की नजरें डॉक्टर पर ही थी और वो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। दरअसल विलेन को आज ही डिस्चार्ज चाहिए था, मगर डॉक्टर्स ने इस बात की परमिशन नहीं दी थी। वो चाहता तो कब का डिस्चार्ज ले चुका होता, मगर डॉक्टर ने ये बात नूर के सामने कही थी और विलेन की जिद से नूर नाराज हो गई थी, इसलिए विलेन को मजबूरन आज यहाँ रुकना पड़ा था। वो डॉक्टर ड्रिप सेट करने के लिए नीचे झुका तो विलेन उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, अगर कल सुबह तुमने मुझे डिस्चार्ज नहीं दिया और कुछ उटपटांग सी बात मेरी कोहिनूर के सामने की, तो आई श्वेयर डिस्चार्ज तो भूल ही जाओ, कोई तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करेगा। ऐसा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। वो डॉक्टर डर से कांपते हुए धीरे से ही बोला, पर सर, चोट काफी नाजुक जगह पर है, आपको आराम की जरूरत है। विलेन उसे बीच में रोककर बोला, चोट कहीं भी लगी हो, इतनी जल्दी मरूंगा नहीं मैं, और अपनी कोहिनूर के साथ रहूंगा तो ठीक भी जल्दी ही हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ रहा तो ना रोमांस होगा और ना मैं ठीक हो पाऊंगा। तुम समझ रहे हो या और डिटेल में समझाओ? बोलते हुए विलेन तिरछा मुस्कुरा दिया। उसके हाथ में इस वक्त स्टेथोस्कोप था, जिसे वो बुरी तरह मरोड़ रहा था। विलेन की इस हरकत को देखकर डॉक्टर को ऐसा लगा जैसे वो उसकी ही गर्दन मरोड़ रहा है। वो अचानक से खांसने लगा और तुरंत टेबल से पानी का गिलास एक ही सांस में पी गया। नूर, जो अब तक सोफे पर बैठे उन दोनों को चुपचाप देख रही थी, वो डॉक्टर की तरफ आते हुए परेशानी से बोली, क्या हुआ डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? बोलते हुए नूर की नजरें विलेन पर आ गई थी। डॉक्टर ने एक नजर विलेन की ओर देखा, जो उसे वार्निंग लुक्स दे रहा था, और वो वापस नूर को देख बोला, जी कुछ नहीं मिसेस खुराना, एक्चुअली मिस्टर खुराना, उनकी कंडीशन काफी हद तक सुधर चुकी है, इन्हें कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतने में ही डॉक्टर के सर पर पसीने की बूंदें आ गई थी। नूर हैरानी से बोली, पर सुबह ही तो आपने, डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, सुबह की बातें भूल जाइए मैम, बस कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। नाउ टेक रेस्ट, आई हैव टू गो। नूर कुछ बोल ही नहीं पाई। वो डॉक्टर तुरंत वहां से भाग गए। नूर गुस्से से विलेन की ओर मुड़ी तो विलेन ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नूर गुस्से से नजरें फेरते हुए धीरे से बुदबुदाई, आई हेट यू, बट आई एम डाइंग टू लव यू माई कोहिनूर। और अगले पल विलेन ने नूर की बाह पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। नूर अचानक हुई हरकत से चीख दी, पर उतने ही जल्दी उसने अपने होठों पर हाथ भी रख लिया था कि कहीं उसके चीखने की आवाज वार्ड से बाहर न जाए, क्योंकि वार्ड के बाहर अभी भी पर्व, पुष्कर और अबीर मौजूद थे। बाकी सब शीश महल जा चुके थे। नूर हैरानी से आंखें बड़ी किए विलेन को घूर रही थी, मगर विलेन के चेहरे पर इस वक्त दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने नूर की कमर पर अपनी बाहें लपेटी और बेहद प्यार से बोला, तुम्हें जितनी नफरत करनी है कर लो कोहिनूर, जान लेनी है वो भी ले लेना, लेकिन बस मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। नूर उसे गुस्से से घूरती रही, मगर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। विलेन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर वापस खोलते हुए नूर के चेहरे को बहुत प्यार से निहारते हुए बोला, कोहिनूर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, ये तुम्हारी आंखों में मुझे साफ नजर आता है। तुम मेरे पास वापस आई हो, इस बात पर भी मुझे पूरा विश्वास है, पर हमारे बीच जो दूरियां है वो मुझे खटकती है। कोहिनूर, तुम्हें नफरत दिखानी है या प्यार लुटाना है, जो भी करना है मेरे पास रहकर करो। मुझे अपने दिल का हाल बताओ, अपनी आवाज सुनाओ, मुझे खुद में शामिल होने का हक दे दो कोहिनूर। मिलन की गहरी नजरें खुद पर पाकर नूर की धड़कनें जोरों से शोर करने लगी थी, और वो शोर विलेन को साफ सुनाई दे रहा था। वो दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। दोनों ने आगे कुछ भी नहीं कहा। विलेन को नूर के बोलने का इंतजार था, पर नूर जैसे खुद की उलझन में उलझी हुई थी। उसके साथ लगातार इतनी सारी चीज हो चुकी थी कि खुद को समझने का वक्त भी नहीं था नूर के पास। लेकिन अब वो खुद को पूरा वक्त देना चाहती थी और अपने दिल का हाल खुद जानकर उसके बाद ही विलेन को कुछ बताना चाहती थी। नूर ने जब कुछ नहीं कहा तो आखिर में विलेन ने उसकी कमर पर पकड़ ढीली कर दी। नूर तुरंत उस पर से हटी और वार्ड से बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो उन दोनों का डिनर लेकर आई। दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया और फिर विलेन को दवाइयाँ दे
नूर वापस जाने को हुई, मगर विलेन ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। नूर ने अब भी कुछ नहीं कहा। विलेन ने शांति से नूर को अपने बगल में लिटाया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। नूर चुपचाप काफी देर तक विलेन के चेहरे को देखती रही और आखिर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह आज विलेन को डिस्चार्ज मिल चुका था और वो सभी के साथ वापस शीश महल आ गया था। सभी अपने कमरे में चले गए। नूर और विलेन भी अपने कमरे में गए। विलेन पहले ही हॉस्पिटल में फ्रेश हो चुका था। नूर ने क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर नूर जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अचानक से उसकी चीख निकल गई। सामने दरवाजे पर ही विलेन खड़ा था, जिसने दरवाजे के दोनों साइड अपने हाथ टिकाए हुए थे और वो नूर के चेहरे पर झुका हुआ बेहद इंटेंसिटी से उसके चेहरे को देख रहा था। नूर एक पल को तो विलेन को ऐसे देख डर ही गई थी, मगर फिर उसने विलेन के पेट पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। लेकिन मजाल है, जो विलेन 1 इंच भी उससे दूर हुआ हो, बल्कि वो और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा था। आखिर में विलेन नूर के गालों को अपने होठों से छूते हुए फुसफुसाकर बोला, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से हट जाऊं कोहिनूर? नूर ने हैरानी से विलेन को देखा। वो कैसा सवाल कर रहा था? नूर को कमरे में जाना था, वो वॉशरूम के दरवाजे पर तो रह नहीं सकती थी। कुछ पल रुक नूर ने अपना सर हाँ में हिलाया तो विलेन तिरछा मुस्कुरा दिया। उसके होठ अब नूर के गर्दन की ओर बढ़ने लगे और वो दोबारा वैसे ही फुसफुसाकर बोला, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कोहिनूर। ऑप्शन ए, तुम अपनी नाराजगी भूलकर वापस मुझसे नॉर्मली बात करोगी, एंड ऑप्शन बी, तुम मुझे किस करोगी। दोनों में से कोई एक काम करो और हम दोनों वापस कमरे में जाएंगे, वरना इस दरवाजे पर खड़ी ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देना। नूर गुस्से से विलेन को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ सारांश का कमरा, सारांश बालकनी में खड़ा इस वक्त किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ की आवाज सुन वो हल्के से गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना जानना है कि अवनी की लाश वहां से गई कहाँ। दूसरी तरफ से फिर कुछ आवाज आई और सारांश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ना उसे आसमान ने निगला होगा, ना धरती ने उसे अपने अंदर समाया होगा। वो विलन का शिकार थी। विलन इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अगर उसने उसकी लाश को आग भी लगाई है तो मुझे वो राख चाहिए। मुझे सबूत चाहिए कि मेरी अवनी इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ से फिर उस आदमी ने कुछ कहा तो सारांश गुस्से से गहरी सांस लेते हुए बोला, सब कुछ पॉसिबल है, तुम्हारे लिए हो ना हो, मेरे लिए तुम्हारे शरीर को राख बनाना जरूर पॉसिबल होगा। इसलिए जल्द से जल्द मुझे वो सबूत चाहिए, बोल सारांश ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। वहीं सूरत के बाहरी इलाके में जंगल के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था। 2 आदमी अपनी नजरें इधर उधर फेरते हुए उस झोपड़ी के अंदर गए। अगले पल वहां चिल्लाने की आवाज गूंजी, वो लड़की कहाँ गई? वो भाग नहीं सकती। अगर इस बारे में विलेन को खबर हुई तो वो उस लड़की की जगह हमारी लाश आग लगा देगा। विलेन और नूर अभी भी वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े थे। विलेन ने दरवाजे के दोनों ओर अपने हाथ टिकाकर नूर के रास्ते को रोक रखा था, जिस वजह से नूर वहां से निकल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। ब्लेम की शर्त ने उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया था, मगर नूर ने भी ठान लिया था कि वो एक शब्द नहीं बोलेगी। नूर विलेन के सीने की जगह उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धकेलने लगी। लेकिन मजाल है, जो विलेन एक कदम भी पीछे हुआ हो, बल्कि वो नूर के चेहरे पर झुकते हुए मदहोशी से बोला, कोशिश बेकार है कोई नूर। जब तक मैं नहीं चाहता तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकती, और मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम मेरी शर्तों को पूरा नहीं करती। या तो मुझसे बात करना शुरू करो या फिर एक किस देकर बात को यही खत्म करो। नूर विलेन को घूरते हुए मन ही मन चिढ़कर बोली, नाराज हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। तो बात तो मैं करने से रही, और रही बात किसकी तो उसे भूल ही जाओ। थप्पड़ कहो तो वो मैं जरूर दूंगी। मैं मन में ये बातें बोलते हुए नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे, जिन्हें विलेन साफ समझ रहा था, जैसे नूर के मन की बातें उसे सुनाई दे गई हो। वो नूर को एक कदम पीछे लेने पर मजबूर करते हुए उस पर झुककर बोला, थप्पड़ भी मंजूर है कोई नूर, लेकिन इस्तेमाल हाथ का नहीं होठों का हो तब। बोलते हुए विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी।
वही नूर आंखें बड़ी किए विलेन को घूर रही थी और एक बार फिर मन में बोली, इसे मेरे मन की आवाज सुनाई कैसे दी? मैं तो इतनी जोर से बोल भी नहीं रही। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जिसे मन की बातें भी सुनाई देती हो? ओह गॉड, सच में अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? नूर खुद से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसे विलेन की हरकतों का कुछ पता ही नहीं चला। अचानक से वो शिहर उठी जब विलेन के होठ उसके अपने कान को छूते हुए महसूस हुए। उसे विलेन की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस हो रही थी और अचानक से विलेन की धीमी आवाज आई, इट्स ऑल माय मैजिक माय लिटिल कोहिनूर। नूर सिहर कर एक कदम पीछे हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से विलेन के चेहरे को देखने लगी जहाँ एक दिलकश मुस्कुराहट थी। विलेन भी वॉशरूम के अंदर एंटर होते हुए बोला, वैसे कोहिनूर, अगर तुम्हें इन दोनों ऑप्शन में से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो साथ में शावर लेने वाला ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं। विलेन की बात पर नूर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी और वापस मन में ही बोली, हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि मैं तुम्हें समंदर में डुबा जाऊं, साथ में शावर लेना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन नूर अभी भी कुछ नहीं बोली। विलेन डेविल स्माइल के साथ नूर को अपने करीब खींच बोला, कोई नूर, तुम्हारी इन बातों से मेरी शर्तें पूरी नहीं होने वाली। तुम जल्दी बताओ, तुम क्या करके खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाना चाहोगी, या फिर हमें पूरी जिंदगी इस वॉशरूम में बितानी है? नूर उसे दोबारा गुस्से से घूरने लगी। उसे समझ आ चुका था यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं। नूर ने आंखें मीच एक गहरी सांस ली और अपने पंजों के बल खड़े हो अगले पल उसने विलन के गालों को अपने होठों से छुए और तुरंत विलन को दूर धकेल वॉशरूम से बाहर भाग गई। नूर की हरकत से विलन के चेहरे पर दिलकशी छा गई। यहाँ से जाने से पहले नूर के चेहरे पर जो शर्म की लाली छाई थी, वही लाली अब धीरे धीरे विलेन के चेहरे को रंगने लगी। विलेन ने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गया। दूसरी ओर सारांश का कमरा। सारांश जैसे ही कमरे में आया, उसकी नजर सामने खड़े पर्व और अबीर पर गई। उन दोनों को देखकर सारांश एक पल को हैरान हुआ, मगर अगले पल उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। उसने अपना फोन बेड पर फेंका और सोफे की ओर बढ़ गया। पर्व ने एक नजर अबीर को देखा। उसने अवनी और सारांश के बारे में अबीर को सब कुछ बता दिया। शीश महल में सबको ये बात मालूम थी और आखिर में सबने डिसाइड किया कि जैसे सभी के मुंह पर ताला लगा रखा था, वही ताला पर्व और अबीर सारांश के मुंह पर भी लगाना चाहते थे। पर्व अबीर के साथ सारांश की ओर बढ़ते हुए नरम लहजे में बोला, कैसे हो सारांश? सारांश बिना उन दोनों की ओर देख बोला, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जो बोलना चाहते हो चुपचाप बोलो। पर्व और अबीर ने दोबारा एक दूसरे की ओर देखा। वो भूल कैसे गए कि सारांश विलन का ही भाई है, सगा नहीं, मगर असर तो अपने भाई जैसा ही था। पर्व सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए बोला, तुम अवनी के बारे में और उस रात क्या हुआ था, इस बारे में नूर को कुछ नहीं बताओगे? नूर, क्या तुम ये बात किसी को भी नहीं कहोगे? सारांश सोफे पर बैठा उन लोगों को घूरते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस बार अबीर ने आगे आते हुए कहा, क्योंकि ये विलेन का ऑर्डर है। सारांश व्यंग से बोला, विलेन के चमचे तुम लोग हो, मैं नहीं, जो उनकी हर बात मानूंगा। मेरा जिसे जो बताने का मन करेगा मैं वो उसे बताऊंगा, और ये करने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सारांश की आंखों में एक अलग गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। उसकी बात सुन पर्व और अबीर की मुठिया गुस्से से कस गई। वो दोनों अपने दोस्त के काफी वफादार थे और सारांश की कड़वी बातें उनके गले से उतर नहीं रही थी। पर्व अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, विलेन को ये पसंद नहीं आएगा सारांश। सारांश अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से बोला, किसे क्या पसंद आएगा? ये देखने नहीं बैठा हूँ मैं, और भी काम है मुझे, और बेहतर होगा कि तुम लोग भी अपना काम करो। बोल सारांश तुरंत अपने कमरे से निकल गया। इधर विलेन जैसे ही कमरे में आया, उसे एक कॉल अर्जेंटली अटेंड करना पड़ा। वो वापस कमरे में आते हुए नूर को देख बोला, कोई नूर, मुझे एक जरूरी काम है, तुम आराम करो, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। नूर जो बेड पर बैठी थी, वो हैरानी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और फिक्र साफ नजर आ रही थी। विलेन अभी हॉस्पिटल से वापस आया था और इतनी जल्दी वो बाहर जाने को भी तैयार था। नूर की आंखों में फिक्र देख विलेन उसके चेहरे को हाथ में थाम बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है कोई नूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और बस 1 घंटे की बात तो है, तुरंत आ जाऊंगा, तुम आराम करो। उसने झुककर नूर के माथे को चूम लिया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। नूर बस विलेन को जाता देखती रह गई। कुछ ही देर में विलेन की कार सूरत के रेलवे स्टेशन के पार पहुंची। इस वक्त विलेन का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो गाड़ी की डिक्की में से केरोसिन का डब्बा निकालता है और तेजी से स्टेशन के अंदर जाता है। उसके आगे बढ़ते ही उसके पीछे लगभग दर्जनों के तादाद में लोग उसके पीछे जाते हैं। इन सभी के हाथों में केरोसिन के डब्बे मौजूद थे और कुछ ही देर में स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। विलेन और उसके आदमियों ने एक ट्रेन को पूरी तरह केरोसिन से नहला दिया था और विलेन की गुस्से से लाल हुई आंखें इस वक्त सामने खड़ी ट्रेन पर थी, जिसके दरवाजे पर ही कांप रही अवनी मौजूद थी। उसके चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें छाई थी। उसका गला जैसे सूख रहा था। वो खुद भी कांप रही थी। मिलन की गहरी नजरें उसके ऊपर ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। उसने तिरछी नजरों से अपने पास खड़े पुष्कर को देखा और इशारों में ही उसे अवनी को पकड़कर अपने पास लाने को कहा। अवनी ने जैसे ही विलन के इशारे को देखा, वो सहम कर 2 कदम पीछे हो गई और शरनामे हिलाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार मौत से बचकर निकली हूँ, दोबारा उस मौत के जाल में नहीं फंसूंगी। विलेन की नजरें दोबारा अवनी पर चली गई। अवनी को तो फिलहाल विलेन की नजरों से भी डर लग रहा था। पुष्कर ने जैसे ही अवनी की ओर कदम बढ़ाए, अवनी तुरंत ट्रेन के अंदर की ओर भागी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, मगर दर्द को अपने सीने में ही समेटकर अवनी को इस वक्त अपनी जान बचानी थी। अवनी को भागता देख पुष्कर के साथ कुछ और आदमी भी उसके पीछे ट्रेन के अंदर ही उसका पीछा करने लगे। विलेन और इतने सारे लोगों को देख प्लेटफॉर्म और ट्रेन पहले ही खाली हो चुकी थी। इस वक्त विलेन के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। विलेन ने अपनी कमर से गन निकाली और प्लेटफॉर्म पर ही धीमे कदमों से उस ओर बढ़ चला जिधर अवनी गई थी। उसके सूज की खटखट एक अलग ही डरावना माहौल बना रही थी। इधर अवनी बेतहाशा भागी जा रही थी। एक तो जख्म, ऊपर से ट्रेन में छोटी सी जगह पर उसे भागने में भी परेशानी हो रही थी। वो सारे लोग भी अवनी के काफी पास पहुंच चुके थे। अवनी उनसे बचने के लिए अगले दरवाजे से ही प्लेटफॉर्म पर बाहर निकल गई, लेकिन अगले पल सांसें हलक में अटक गई। जब विलेन के गन की नोक उसे अपने माथे पर महसूस हुई, अवनी ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। वही विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो व्यंग से बोला, क्या हुआ? अब नहीं भागना तुम्हें? अब मेरे मौत के जंजाल से नहीं छूटना? कहो तो सारी परेशानियां एक पल में खत्म कर दूं तुम्हारी। अवनी रोते हुए बोली, मैं मरना नहीं चाहती विलेन, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जो रात जान गई हो, मैं उसके बाद तो इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी मुझे, जब तक मैं नूर को सारी सच्चाई नहीं बता देती, अपने भाई भाभी को इस मुसीबत से नहीं बचा लेती। मुझे मौत आएगी भी नहीं और तुम्हें मैं खुद को मारने भी नहीं दूंगी। बोलते हुए अवनी के आंखों के आंसू सूख चुके थे और अब उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। वही राज शब्द सुनते ही विलेन की आंखों में एक चमक आ गई और चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट। विलेन ने अपनी गन अवनी के माथे से हटाई तो अवनी ने हैरानी से विलेन के चेहरे को देखा। वही विलेन मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हुआ और अचानक से हंसने लगा। उसे हंसता देख भी अवनी डर से कांपने लगी। हंसते हुए विलेन अचानक से रुका और वापस अवनी के सर पर वो गन तानते हुए सर्द आवाज में बोला, राज तो राज होता है, उन्हें यूं गुफ्तगू में शामिल करोगी तो बात बिगड़ सकती है। ये बात तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं थी क्या अवनी खुराना? अवनी एक पल को डर गई, लेकिन अगले पल विलेन और अवनी दोनों की आंखें एक साथ हैरानी में भरी हुई जब वहां नूर की आवाज गूंजी। किस राज की बात हो रही है और अवनी यहाँ क्या कर रही है? अवनी की हैरानी से भरी हुई नजरें विलेन के पीछे खड़ी नूर पर गई, जो उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। दूसरी ओर खुराना विला। शाम का वक्त, निष्कर्ष की गाड़ी खुराना विला की पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो ड्राइविंग सीट से बाहर आया। उसके हाथ में इस वक्त शराब की बोतल थी। कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखें सुर्ख लाल थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। नूर, तुमने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। बहुत बड़ी गलती कर दी है निष्कर्ष खुराना से पंगा लेकर। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। वो यूं ही बड़बड़ाते हुए
अंदर की ओर आया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा कि उसे पीछे से एक औरत की आवाज आई। सिर्फ उस लड़की की वजह से तुमने अपने कदमों को बर्बादी के रास्ते पर मोड़ने का ठान लिया है क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो औरत अब सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर गुस्से से बोली, पहले भी उस लड़की की वजह से तुम यूं ही परेशान हुए थे और एक बार फिर तुम्हारा वही रूप मुझे देखने को मिल रहा है। तुम बर्बाद होकर ही रहोगे क्या? अचानक से निष्कर्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट छा गई। वो बिना पीछे मुड़े सख्त आवाज में बोला, निष्कर्ष खुराना खुद एक बर्बादी है। वो बर्बाद होता नहीं, लोगों को बर्बाद करता है। और नूर की किस्मत में तो उसकी बर्बादी उसके जन्म के साथ ही लिखी हुई थी। उसकी बर्बादी में मैं खुद को तो शामिल नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ, उसे इस बर्बादी का स्वाद अच्छे से चखाऊंगा। बोल निष्कर्ष बिना एक पल रुके लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ चला। वहीं उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी।